मुझे 7 जनवरी की तारीख जब भी आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। ये वो दिन है जिस दिन मेरी सारी दुनिया वीरान हो गई थी। ये आज से 11 साल पुरानी बात है, जब एक रोज़ हमारे घर हमारी फूफी आई हुई थी। उन्होंने इतरा इतरा कर कहना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी अलीजा का रिश्ता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लड़के से हो गया है। ये सुनकर मेरे अब्बूजी भी बहुत खुश हुए और उन्हें मुबारकबाद देने लगे। हमारी फूफी हम लोगों से बहुत नफरत करती थी और हमेशा हम लोगों को नीचा दिखाने की ताक में लगी रहती थी। हमारे एक छोटे चाचा थे, अनवर चाचा। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी थे। उनका बड़ा लड़का जीशान था। आज 7 साल के बाद कनाडा से लखनऊ वापस आ रहा था। इस खुशी में अनवर चाचा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। शाम को हम सारे घर वाले उनके घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं भी जब अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली तो मेरी छोटी बहन ने मुझे देखते हुए कहा, आपा जान, इस काले सूट में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसे मुस्कुराते हुए डांटा, चल झुट्टी, चलो अब जल्दी से चलते हैं। पार्टी में मैंने महसूस किया कि जीशान की नज़र मेरे ऊपर है। वो बार बार मेरी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर रही थी। रात ही में हम लोग पार्टी से वापस आ गए। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो अनवर चाचा जीशान के साथ मेरे घर आए हुए थे। उनके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे और अब्बूजी ने भी मेरा रिश्ता जीशान के साथ कर दिया और अगले महीने हमारी शादी भी है। लेकिन अगले दिन फूफी हमारे घर आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तुम लोगों को मेरी ही बेटी का घर उजाड़ने को मिला था। तुम्हें दुनिया में कोई और घराना नहीं मिल सका था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि फूफी क्या कहना चाहती है। अब्बू जी ने जब बहुत गुस्से से उनसे पूछा कि साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो तुम, तो उन्होंने बताया कि जहाँ से आप लोगों ने रिश्ता लगाया है, मेरी बेटी अलीजा का भी रिश्ता उसी लड़के से लगा था, लेकिन तुम्हारी वजह से उन लोगों ने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया। यह सुनकर पिताजी ने फ़ौरन अनवर चाचा को फ़ोन करके घर बुलाया और उनसे इस बात की हकीकत मालूम की, तो उन्होंने बताया कि ये औरत झूठ बोल रही है। हमने इसके लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा ही नहीं था। फूफी उस वक्त तो शर्मिंदा होकर वापस चली गई, लेकिन उनके दिल में नफ़रत बैठ चुकी थी और फिर उन्होंने मेरे साथ वो किया जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। अगले महीने मेरी जीशान के साथ शादी हो गई और हम दोनों खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन एक रोज़ अचानक मेरे ससुर की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक इनके दिल की धड़कन रुक गई और उसी से इनकी मौत हो गई। ससुर की मौत का सदमा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि वो मेरे छोटे चाचा थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अभी इस बात को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मेरी सास एक दिन बाथरूम में नहाने के लिए गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। मैं घबरा कर बाथरूम के पास पहुंची और दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने जाकर जीशान को बताया तो उसने भी आकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला तो उसने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर देखते ही मेरे होश उड़ गए। जीशान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी सासू माँ ने अपने ही हाथों से अपना गला दबा लिया था। उनके बाल नलके में फंसे हुए थे और वो मर चुकी थी। जीशान बहुत परेशान था, उसे कोई होश ना था। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। अब जीशान ही ने सारा बिजनेस संभाल रखा था। वो कनाडा से इकोनॉमी की पढ़ाई करके वापस आया था, इसलिए उसने अपने बिजनेस को बहुत तरक्की दी। उसने एक बड़ी फैक्ट्री बनवाई। उस फैक्ट्री को बनवाने में उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन अचानक ही हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई कि एक दिन हमारे घर के एक नौकर ने आकर बताया कि मालिक जी, फैक्ट्री अचानक ज़मीन के अंदर समा गई और बहुत से मजदूर भी मारे गए।
ये सुनकर जिसान के तो होश उड़ गई। उसने फैक्ट्री के पास जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं बचा था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हमारा बिजनेस घाटे में जाने लगा, यहाँ तक कि वह दिन आ गया कि हमें अपना घर तक बेचना पड़ा। हम एक किराए के घर पर रहने लगे। मुसीबतों ने इस घर में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। एक रात मैं लेटी सो रही थी कि तभी अचानक मुझे घर में किसी के बहुत तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बाहर गई तो मुझे ऐसा लगा कि किचन के अंदर कोई मौजूद है। मैं चलती हुई किचन की तरफ गई तो अंदर देखकर मेरे होश उड़ गए। एक बहुत ही बड़ा काला बिल्ला अंदर बैठा गोश्त नोच नोच कर खा रहा था। तभी मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक उड़ता हुआ साया मुझे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। उसे देखकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो जिसान मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत परेशान हुआ। फिर उसने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जोया, मुझे तो लगता है कि हम लोगों पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। ये उसी का असर हमें नज़र आता है। हम कल चलकर किसी नेक बाबा को अपनी परेशानी बताएंगे। जिसान की बात पर मैंने हाँ करते हुए सर हिला दिया। जब उस रात हम लेटे सो रहे थे तो रात के 3 बजे घर के बाहर कोई जिसान को पुकारने लगा। वो जो भी था बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। हम दोनों उठ बैठे। जिसान ने कहा, तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। जिसान ने जाकर दरवाज़ा खोला और तभी एक बहुत तेज किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और फिर थोड़ी ही देर के बाद लोगों का शोर सुनाई देने लगा। मैं उठकर दरवाजे के पास गई तो क्या देखती हूँ कि एक बिजली का खंभा जमीन पर गिर पड़ा है और किसी इंसान का जिस्म उसमें चिपक कर जल रहा है। उस इंसान को मैंने उसकी घड़ी से पहचाना था। ये वही घड़ी थी जो मैंने जिसान को उसके बर्थडे पार्टी पर दी थी। जिसान की ये हालत देख मैं उसी जगह बेहोश होकर गिर पड़ी। कहीं महीनों तक मुझे कुछ होश नहीं था। मेरा जिसान मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई थी। जब मेरी हालत कुछ संभली तो मैंने देखा जिसान का छोटा भाई कासान मेरे पास बैठा हुआ रो रहा था और कह रहा था, भाभी, पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने कासान से कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों पर किसी ने जादू करवा दिया था। ये उसी का असर है, इसलिए तुम कनाडा लौट जाओ। किसान फिर से कनाडा चला गया और वहाँ से मुझे पैसे भेजता रहा। उसने कहा, भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप एक चाइल्ड होम खोलें जिसमें छोटे यतीम बच्चों को मुफ्त में खाना मिल सके और उनकी देखभाल करने वाली दवाइयाँ भी मौजूद हो। कासान की बात पर मैंने एक चाइल्ड होम खोला। मुझे उसमें बहुत तरक्की मिली और हर तरफ मेरी नेकी का चर्चा होने लगा। लेकिन फिर से एक दिन मेरे ऊपर एक मुसीबत आ पड़ी। मैं रात में लेटी सो रही थी कि अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। पिताजी ने डॉक्टरों से चेकअप करवाया लेकिन कुछ ना निकला। मेरी एक दूर की बुआ ने आकर पिताजी से कहा, भाईजान, आप इस बच्ची को किसी बाबा को दिखा दें, मुझे तो इस पर जादू टोने का असर लगता है। उन्होंने बताया कि मैं एक बहुत नेक बाबा को जानती हूँ। लोग उन्हें पागल समझते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ वो बहुत बड़े लोगों में से हैं और लोगों से दूर रहने की वजह से ऐसे बने हुए हैं। अगले दिन हम लोग उन बाबा की झोपड़ी में पहुँच गए। वहाँ बहुत गंदगी फैली हुई थी। मेरी मम्मी ने वहाँ साफ सफाई की और फिर हम लोग उन बाबा के सामने जाकर बैठ गए। वो घर के एक कोने में खामोश बैठे हुए थे। वो मुझे थोड़ी देर तक देखते रहे और फिर कहा, बेटी, तुझे 2 माँ बेटी की नफरत ने खा डाला है। उन्होंने ही जादू करवाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति को भी मार डाला। तुम्हारा बिजनेस भी उसी जादू की वजह से बर्बाद होता चला गया। हम समझ गए कि ये सब हमारी फूफी ने ही करवाया है। फिर उन बाबा ने 3 नींबू मंगवाए और उनमें से एक मेरे सर पर काट कर जैसे ही जमीन पर फेंका तो वो खून में बदल गया।
उन्होंने अगला नींबू मेरे सर पर काट कर उसके 2 टुकड़े किए। उसे जमीन पर फेंका तो उसमें से एक नींबू तो खून में बदल गया, लेकिन दूसरा हरा ही रहा। फिर उन्होंने तीसरा नींबू भी काटा और उसे जमीन पर फेंका तो वो दोनों सही सलामत थे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, आपकी बच्ची अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप इसे ले जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं उस जादू का पलटवार उन्हीं औरतों पर कर दूं, फिर उनकी भी वही हालत होगी जो आपकी बच्ची की हुई थी। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, नहीं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमारी बच्ची ठीक हो गई, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी फूफी ने साजिया की शादी बहुत अमीर घराने में की थी, लेकिन उसका पति शराबी था। उसने कुछ ही दिनों में साजिया को तलाक दे दिया। अब वो अपनी माँ के साथ ही रहती है। इन दोनों माँ बेटों को उनके किए की सज़ा इसी दुनिया में मिल गई थी। वो इस तरह की एक दिन साजिया किचन में कुछ खाना पका रही थी, फिर गैस बंद करना भूल गई। रात भर गैस खुली रही। सुबह उठकर जैसे ही उसने किचन में जाकर माचिस जलाई तो सारे घर में आग लग गई। ये दोनों माँ बेटी जलकर ख़त्म हो गई। आज मैं एक बहुत बड़ा चाइल्ड होम चलाती हूँ, लेकिन जिसान की याद आज भी मुझे हर वक्त सताती है। उसकी मोहब्बत में मैंने दोबारा शादी नहीं की। उसकी याद ही को एक सहारा बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।